हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अच्छे बिजनेसेस को ढूंढ सकते हो और क्या-क्या आपको देखना चाहिए एक बिजनेस में ताकि आप डिसाइड कर सको कि वो अच्छा बिजनेस है या नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने पूरे प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो फिर भी आपका अगर कोई फेवरेट सेक्शन है तो आप स्किप कर सकते हो चैप्टर वाइज। नाउ बिफोर वी डिस्कस कि बिजनेसेस अच्छा कैसे ढूंढना होता है, हम लोग थोड़े हमारे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे अगर बीएससी 500 वाला जो इंडेक्स है, इसमें से 50% ऐसे कंपनीज है जो पहले डिकेड में था, अभी वो नहीं है। तो आप समझ सकते हो 500 में से 250 कंपनी तो ऐसे ही गंदा हो जाता है, मतलब वो रिटर्न दे ही नहीं पाते, इसीलिए वो इंडेक्स से ही बाहर चला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा इंडेक्स कितना पोलराइज्ड है, हमारे इंटायर स्टॉक मार्केट। दूसरा, 85% ऑफ बीएससी 500 जो कंपनीज है, वो 15% से भी ज्यादा कम कम रिटर्न एक्चुअली देता है। तो आप समझो, आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हो, आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि कम से कम 15 से 20% आपको रिटर्न आए। तो इसमें 85% कंपनीज तो आपको 15% से ही कम देता है रिटर्न। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट है ये गेम, और इसीलिए आपको कितना मेहनत करना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए, 70% ऑफ द निफ्टी 50 जो कंपनीज है, वो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाता। सिंपल भाषा में बोलूं, मान लीजिए आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए 100 रुपए का लोन लेते हो, उसमें आप 10% का ब्याज पे करते हो। अगर आप वो 100 रुपए निवेश करके आप 10% से ज्यादा पैसा आप नहीं कमा सकते, तब तो आपका वो बिजनेस चलाने का पॉइंट ही नहीं बनता ना। क्योंकि 10 रुपए का अगर इंटरेस्ट आप पे करते हो और आप उसमें कमाते हो 8 रुपए, तो आपको तो उल्टा 2 रुपए जेब से देना पड़ेगा। तो इतना डिफिकल्ट है। तो ओनली 30% ऑफ 50 कंपनियां, मतलब बस बस 10 या 15 ही कंपनी है निफ्टी 50 में जो 12% से ज्यादा रिटर्न दे पाता है। तो ये हो गया थोड़े डिफिकल्ट एंगल। लेकिन इसके साथ कोई अच्छी चीज भी है हमारे स्टॉक मार्केट में जो हमको इतना अपॉर्चुनिटीज देता है। तो पहला पॉइंट देखो, हमारे स्टॉक मार्केट ने लास्ट एक दशक में $1 ट्रिलियन ऑफ वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो ये बहुत है। आप समझ सकते हो कि कितना वेल्थ जनरेट किया है। लेकिन इसके साथ ही आप अगर टैली करो ये 50% वाला जो फैक्ट कि 50% कंपनी तो इंडेक्स में ही नहीं रहते, तो समझो कुछ गिने चुने कंपनीज ही है जो इतना रिटर्न कमा के देता है। तो 10 इंडियन कंपनीज, 90% वेल्थ उनके पास है। तो आप समझ लो कि कितना पोलराइज है ये। थर्ड, 16 कंपनी जो निफ्टी 50 में है, वो भी 80% वेल्थ वो जनरेट करके देता है। तो अगर आप अच्छे बिजनेस में ना निवेश करो तो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ बिल्ड करना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। एंड दैट इज वाई ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगले दशक के लिए आप जो कंपनीज में निवेश करोगे, आप ऐसे ही कोई न्यूज एंकर का बात सुन के ईवी आ जाएगा, ये फट जाएगा, वो सुन के अगर आप निवेश कर दिए तो आपका रिटर्न नहीं बनने वाला। आपको अच्छे धंधे में निवेश करना है जो अपने पैसे को बढ़ा सकता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब ना ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में जानते हैं जो अगले लास्ट 10 या 20 ईयर्स में बहुत रिटर्न कमा के दिया है। सबसे पहला, एशियन पेंट्स ने 26% का रिटर्न दिया है लास्ट 20 साल से। तो आपके अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट होता, तो वो 108 गुना होता। तो अब कैलकुलेशन करके देख लो कितना होता है। वो ऑलमोस्ट 1,08,000। तो दैट इज द पावर ऑफ दिस मार्केट। और ये क्यों कर पाया है? क्योंकि एशियन पेंट्स इज ऑलमोस्ट नियर मोनोपोली। पेंट इंडस्ट्री में होम डेकोर जो सेगमेंट है, उसमें ये मार्केट लीडर है। सेकंड है पिडलाइट, 32% का CAGR, 251x। दैट्स लाइक मैसिव। पिडलाइट क्या करता है? फेविकॉल बनाता है। अब उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फेविकॉल वाला ब्रांड है। फिर एडहेसिव्स में बहुत सारा ब्रांड उनके पास है, एमसील है। तो ऐसे करके ये जो अच्छे बिजनेसेस है ना, तो ये नियर मोनोपोली है, इनके पास 70% मार्केट शेयर है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ढूंढना है कि कौन से बिजनेस अच्छा है। थर्ड देखिए, HDFC बैंक, 24% का CAGR, 69x का रिटर्न दिया है। तो दैट इज मैसिव रिटर्न्स, और यही आपको तो चाहिए कि ऐसे बिजनेस में आप जाके निवेश करो। आप लिटरली देखो, HDFC बैंक के पास अभी 10% मार्केट शेयर ऑलमोस्ट है। यही बैंक
इस कुछ साल पहले 7-8% का मार्केट शेयर था। इनके जो सेकंड पेयर है कोटेक, उसके पास 2% मार्केट शेयर है। तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनीज। अब दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, मैं आपको इधर फ्रेमवर्क दिखाऊंगा कि कैसे आप ऐसे बिजनेसेस ढूंढ सकते हो, क्या एग्जैक्टली आपको देखना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज अ गुड बिजनेस? तो ये समझने के लिए हु इज बेटर देन दिस पर्सन कॉल्ड वॉरेन बफेट, तो इनका एक बहुत फेमस कोट है। तो ये बोलते हैं कि तो इसका मैं थोड़ा हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मान लो आपने 100 रुपए एक बिजनेस पे निवेश कर रहे हो, ठीक है, पर अपना पैसे से आप एक बिजनेस स्टार्ट किए और उस पर आप 20% का रिटर्न कमाते हो। मतलब 100 रुपए का आपका कैपिटल है और 20 रुपए आप कमा रहे हो उसमें। तो अगले साल वो 20 रुपए आपने जो प्रॉफिट कमाया, मान लो उसमें से 10 रुपए आपने फिर से अपने धंधे पे लगा दिया, तो 110 हो गया। तो उसमें अगर वो एक्स्ट्रा जो 10 रुपीज आपने लगाया धंधे में, उसके ऊपर भी अगर आप 20% का रिटर्न कमा सकते हो, तभी आपका वो बिजनेस अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि आपने आपके बिजनेस को बढ़ा तो रहे हो, साथ ही साथ आपका वो जो रिटर्न है कैपिटल पे, वो कम नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा चीज है तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस बड़ा भी हो रहा है, उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी इसका नहीं गिर रहा है। क्यों? देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब अपने बिजनेस को आप ग्रो करोगे, कंपटीशन आएगा। कंपटीशन आने के बाद भी अगर आप सेम रिटर्न आप कमा सकते हो, इसका मतलब आपके बिजनेस बहुत ही अच्छा है, आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। अब तो अब आप कैसे ढूंढ सकते हो अच्छे बिजनेसेस? तो देखो, कोई भी अच्छे बिजनेस ढूंढने के लिए मेनली उसके 3 ग्रेट पिलर होते हैं। पहला पिलर वो है सुपीरियर कैपिटल एलोकेटर है या नहीं। मतलब आपको देखना है कि मैनेजमेंट अच्छे से जो बिजनेस करके जो उनके पास प्रॉफिट आता है, कैपिटल आता है, वो कैसे अपने बिजनेस में निवेश करता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 चीजें आपको देखना है। सबसे पहला, आपको देखना है ये जो बिजनेस है ना, तो कोई एक नीश में फोकस कर रहा है नहीं। मतलब मान लो जैसे पिडिलाइट ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसने पहले फेविकॉल वाला ब्रांड को बड़ा किया था, पहले से उसको बहुत बड़ा किया। उसके साइड बिजनेसेस फिर खोले। देखो एडहेसिव्स में ही, मतलब वो जो एडहेसिव्स वाला सेगमेंट है, उससे बाहर जाके वो रेस्टोरेंट नहीं खोल लिया। तो ये आपको देखना है कि मैनेजमेंट में एक फोकस है या नहीं। बहुत कुछ एक साथ कर रहा है तो वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर मैनेजमेंट का फोकस नहीं बनता। सेकेंड, आपको देखना है कि वो जो एलोकेट कर रहा है कैपिटल, वो नियर बाय एरिया में कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंड, आपको और एक चीज भी देखना है कि वो जो एक सेगमेंट में अगर फोकस करे, उसमें वो डोमिनेट हो पा रहा है नहीं। क्योंकि उसमें अगर मोनोपोली नहीं बिल्ड किया, तो उसके बाद ऐसे और एक सेगमेंट में चला गया, तो क्या फायदा है। अब पेटीएम को देख लो, इट्स माय ओन पर्सनल ओपिनियन। पेटीएम बहुत कुछ एक साथ कर रहा है, लेकिन कोई भी सेगमेंट में वो मार्केट लीडर है नहीं। पेमेंट्स इंडस्ट्री में था तो गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, वो लोग लीड कर रहे हैं अभी। तो वो अभी पर्सनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल में गया, तो उधर उधर तो ऑलरेडी मार्केट लीडर ऑलरेडी है, वो कहीं पे लीडर नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे बिजनेसेस में आप निवेश करोगे तो आपका रिस्क बहुत रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कि आप कैसे इसको चेक करोगे। ये तो थियोरेटिकल पॉइंट्स हो गए, आप कैसे चेक करोगे। तो कुछ फिल्टर्स है जो सौरभ मुखर्जी ने अपने बुक में बताया है। तो पहला फिल्टर आप देख सकते हो कि आरओसी उसका जो बिजनेस का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस 10 साल का हिस्ट्री देखो, हर साल एटलीस्ट 15% से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है ऑलमोस्ट 10-12%। तो आप तो चाहोगे ना कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे तो आप ज्यादा ही कमाओ, उसके बाद ना आप ग्रो कर पाओगे, उसके बाद ना आप अच्छे रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे पाओगे। सेकंड है कि रेवेन्यू को वो ग्रो कर पा रहा है, मतलब बिजनेस ग्रोइंग है। क्योंकि अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए, पास के लिए नहीं। पास में पिडिलाइट ग्रो कर चुका है। अगर आपको भी लगता है कि पिडिलाइट इसके बाद फ्यूचर में नहीं ग्रो करेगा, आपको नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट पिडिलाइट में। आपको तो देखना है कि बिजनेस ग्रो कर पाएगा या नहीं। तो इसीलिए पहला, इसी हिस्ट्री आप कैसे समझोगे कि मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं। अब देखो कि रेवेन्यू और आरओसी दोनों अच्छे से ग्रो कर रहा है नहीं। थर्ड जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फ्री कैश फ्लोज ग्रो हुआ है नहीं। फ्री कैश फ्लोज क्या होता है? ये होता है जब आपके जो टोटल जो कैश आते हैं ऑपरेशन से, उससे आप मान लो नए प्लांट्स खरीदोगे, तो केपेक्स वाला पार्ट बाहर कर दिया, तो उसके बाद आता है आपके पास फ्री कैश फ्लो। तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मैं बोलूं, तो निफ्टी में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है निफ्टी 500 में, वो लोग तो फ्री कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर पाते। तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे बनने नहीं वाले। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सेकंड पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट,
तो ये है मैनेजमेंट एनालिसिस एंड दिस इज टिपिकली द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट इनफैक्ट, क्योंकि इसमें ना आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा कि कैसे आप चेक करोगे जाके। तो मैंने कुछ मैं यूजुअली क्या क्या देखता हूँ वो मैं इधर लिस्ट आउट किया है। पहला चीज आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट बोर्ड है या नहीं, मतलब ऐसे प्रोमोटर मान लो है कोई, क्या वही सब कुछ चला रहा है या फिर उसके ऊपर भी कुछ इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, और वो ना रिलेटिव्स नहीं होना चाहिए उसका, दोस्त नहीं होना चाहिए, तब वो प्योर इंडिपेंडेंट बोर्ड नहीं है। कैसे आपको पता चलेगा? एनुअल रिपोर्ट में जाके आप देख सकते हो वो बोर्ड में कौन कौन बैठा है। दूसरा आपको देखना है एक कि मैनेजमेंट का जब इंटरव्यू सुनते हो वो क्या बोलता है। जो बोलता है कि हाँ मैं अगले 2 क्वार्टर में इतना रेवेन्यू ग्रो कर दूंगा, तो वो क्या अचीव कर पाता है आपको जाके वो चेक करना चाहिए। तो और उसमें ना एक हंगर होना चाहिए कि हाँ मैं इतना ग्रो करना चाहता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज आपको देखना है कि मैनेजमेंट के बात को आपको सुनना है। हाँ देखो, कोई भी मैनेजमेंट आके ना ऐसे बहुत कुछ लंबा चौड़ा बात करेगा, लेकिन फिर भी आपको आप उसमें एक हंगर देखना चाहिए कि हाँ वो करना चाहता है चीजें। थर्ड चीज आपको देखना चाहिए कि सक्सेशन प्लानिंग में डिफिकल्ट ना आए। ना व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग? मतलब जो अभी जो प्रमोटर है जो बिजनेस स्टार्ट किए, अगर उनके पास मान लो अभी उनका 3 बेटा है और वो चाहता है कि उनके बेटे कितने भी खराब, मतलब मान लो उतना अच्छा नहीं कर पाता, उनमें एबिलिटी नहीं है, फिर भी बिकॉज उनके सन है, तो जब बिजनेस ग्रो कर भी गया तब चाहता है कि जब वो रिटायरमेंट ले उनके सन आके वो बिजनेस संभाले, इवन दो दे आर इनकॉम्पिटेंट। तो आपको देखना है ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आप इन्वेस्ट प्लीज मत करो। जैसे मान लो अभी रिलायंस इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी, अब उनके 3 बेटे बेटियां हैं। तो अभी अगर मान लो अगर इफ दे आर इनकॉम्पिटेंट और उसने पूरे कमान उनके ऊपर छोड़ दिया और आपको लगता है कि ये अच्छा मूव नहीं है, तो यू शुड एग्जिट, मतलब यू शुड नॉट इन्वेस्ट ऑन दिस कंपनी इवन दो अच्छा उसके बहुत कुछ आपको अच्छा लगता है। लेकिन मान लो दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, हाँ उनके लड़के लड़कियां काफी कॉम्पिटेंट है, या फिर वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट कोई एक सीईओ लाके मैनेज कराए, तो दैट इज अ गुड साइन। तो ये आपको देखना है। फोर्थ होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज एग्जीक्यूशन, मतलब हर जगह में सिस्टम प्रोसेसेस होना चाहिए। हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट है पता करना, लेकिन हाँ आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, एम्प्लॉय से थोड़ा बात करके समझ सकते हो। तो बेसिक मैं बोल दूंगा कि क्या 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 अब चेक करो। देखो पहले तो अब लिमिटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जाके देखो कि बहुत सारा ट्रांजैक्शन इधर उधर नहीं हो रहा है, कि एक कंपनी के अंदर 4-5 सब्सिडीज है और आपस में वो लेन देन कर रहे हैं। ऐसा अगर हो रहा है तो खराब है। प्रोमोटर की जी का मतलब मान लीजिए कोई और दूसरा कंपनी है, तो जो लिस्टेड कंपनी है उससे फंड लेकर दूसरे कंपनी को लोन देता है, तो ये खराब चीज है, तो ये आपको ये देखना चाहिए। सेकंड आपको देखना चाहिए कि बोर्ड मेंबर में दोस्त ज्यादा ना हो। मैनेजमेंट जो 2 साल पहले बोला था अभी वो अचीव कर पाया नहीं, ये देखना है। ऑडिटर कौन है, और जो ऑडिट रिपोर्ट लिखता है ना वो उसको एक बार थोड़ा 1-2 लाइन ही लिखता है, एक बार देख लीजिए उसमें कोई खराब कमेंट तो नहीं दिया है, ये सब आप थोड़ा देख लीजिए। इसके बाद देखिए कि प्रोमोटर के ऊपर कोई फ्रॉड या फिर क्रिमिनल केस तो नहीं है। ये सब अगर देख लिए तो भी आपको एक ब्रॉड में सबको आइडिया लग जाएगा। देखिए आई आई एग्री कि कोई भी रिटेल निवेशक ना, हमको सब कुछ कभी पता नहीं चलेगा कि हाँ मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं। अब थर्ड पिलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला पिलर हमने समझा कि एक कंपनी का एक नीश होना चाहिए, मोनोपोली होना चाहिए। ये सब होने के बाद भी अगर इसके पास ये वाला फैक्टर नहीं है तो कंपनी में आप निवेश प्लीज मत करो। ये है प्राइसिंग पावर और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब बिजनेस के पास ना एक ऐसा कोई एडवांटेज होना चाहिए ताकि कोई भी आके डिस्टर्ब ना करे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो अगर आप अभी देखो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ना बहुत सालों से मोनोपोली था। एक मैं नाम नहीं लूंगा, 1-2 प्लेयर का था, वो मोनोपोली था। लेकिन मोनोपोली होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी में आप निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखो मोनोपोली तो था, वो एक फोकस ए है, मैनेजमेंट भी अच्छा था इनफैक्ट। लेकिन प्रॉब्लम है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हम कभी भी अगर वो प्राइसेस बढ़ा के ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है ना, तो गवर्नमेंट आके सबसे पहले उनको बोलेंगे कि ना अब पैसा मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर पैसा बढ़ा लिए तो आपका दिक्कत हो जाएगा। सेम एक कोल इंडस्ट्री पे कोई एक बहुत आपको पता है कि कौन मोनोपोली है, लेकिन वो अब चाहे तो प्राइसेस बढ़ा के प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा सकता। तो अगर ऐसे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो जस्ट बिकॉज उनके पास मोनोपोली है और अच्छा मैनेजमेंट है, तो आप पैसा आपका नहीं बढ़ेगा। तो ये वाला फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब क्या क्या देखो इसमें। देखो पहले कि बिजनेस में हाई बैरियर होना चाहिए, कि कोई भी आके वो बिजनेस ना कर पाए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे कंपनीज है, जैसे एशियन पेंट्स, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं,
उसके पास एक डेटा का इतना स्ट्रॉन्ग मोट है कि उसको पता है कि एग्जैक्टली किस गली में किस दिन किस समय क्या पेंट चाहिए, और इतने बार वो रोटेट कर पाता है अपनी इन्वेंटरीज को इतना जल्दी कि कोई दूसरा कंपनी आके वो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ऐसे बिजनेस को आपको देखना है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मोट है। सेकेंड, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली भी होना चाहिए कि कोई भी आके उसका मार्केट शेयर ना ले पाए। प्राइसिंग पावर होना चाहिए ना। व्हाट इज प्राइसिंग पावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी करेंटली जैसे अभी 2022 का फरवरी चल रहा है और अभी इस टाइम पे बहुत इन्फ्लेशन है। तो जब इन्फ्लेशन का क्या मतलब कि ये जो कंपनी जैसे पिडिलाइट जो खरीदता है जो चीज, इसका ना बहुत दाम बहुत ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये खरीदने के बाद इनके पास ये क्षमता है कि ये अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा बढ़ा के अपने मार्जिन को सेम रखे। तो मान लो पहले उसका अगर दाम खरीदना था 100 रुपए, तो और वो माल बेचता था हम लोग को 120, तो अगर वो 100 के जगह अगर 200 होता है तो वो भी 120 का माल 240 में बेच सकता है, फिर भी हम लोग खरीदेंगे। क्यों? उसके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है, स्ट्रॉन्ग एक ब्रांड रिकॉल बन चुका है और हमको वही प्रोडक्ट चाहिए, और उसका प्रोडक्ट क्वालिटी भी मान लो बहुत बढ़िया है, तो हम लोग वही जाके खरीदेंगे। तो ये एक कंपनी में होना चाहिए। तो अब देखो इतने ये थोड़े थियोरेटिकल हो गए, आप कैसे समझोगे कि इनके पास ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं? तो बहुत सिंपल तरीका है जो आप देखो कि मेनली देखो, अगर बिजनेस जब ग्रो कर रहा है ना, साथ में अगर आरओसी उसका फिर भी हाई है, इसका क्या मतलब समझाता है? देखो, अगर आप मान लो आपका कोई स्वीट शॉप है और उसमें बहुत मुनाफा कमाते हो, पता है आपको वो देख के क्या करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे और भी दुकान उधर खुल जाएंगे। तो आपका क्या हो गया, फिर तो रेवेन्यू आपका घटना चाहिए ना एक हिसाब से। लेकिन मान लो आपका बहुत अच्छा एक गुडविल है उधर, आपका बहुत अच्छा ब्रांड लॉयल्टी है, फिर भी मतलब वो आने के बाद भी फिर भी अगर आप रेवेन्यू को ग्रो कर पाते हो, और मान लो ये देख के बाकी सारे जो जो स्वीट शॉप वाले हैं वो क्या किया, अपने प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया ताकि कस्टमर्स उधर अट्रैक्ट होके जाए, फिर भी मान लो कस्टमर्स नहीं जा रहे, आपसे ही खरीद रहे ज्यादा पैसे देकर, इसका मतलब है आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो बॉस है। तो इसीलिए आपको दो चीज देखना है कि आरओसी कंटिन्यूअसली बिजनेस का हाई होना चाहिए, साथ में रेवेन्यू भी बहुत स्ट्रांगली ग्रो होना चाहिए। इसका मत तो ये दोनों अगर हो गया ना, तो मोस्ट लाइकली बिजनेस के पास तो एक भाई एक बहुत ही स्ट्रांग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और साथ में अगर मान लो आप देख रहे हो कि मार्जिन उसका डिक्रीज ही नहीं होता है, एबिटा मार्जिन डिक्रीज नहीं होता है, लेकिन जहां पे दूसरे कंपनीज का मार्जिन डिक्रीज हो रहा है, फिर मान लो मार्केट शेयर वो कंटिन्यूसली गेन कर रहा है कंपनी, फिर उसके पास मोनोपोली भी है, ये तीन चार चीज मिला के आप कंफर्म हो सकते हो कि हाँ बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है। आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शेयर प्राइस मत देखो, फंडामेंटल्स में फोकस करो। दूसरी चीज मार्जिन जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट शेयर मैंने बताया, और हाँ इनके पास ना ये चारों चीज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई भी कंपनी का कैसे आप समझोगे कि उसके पास एक बहुत स्ट्रांग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? ये चार चीजों से समझा आप समझ सकते हो कैसे? इनोवेशन, ब्रांड, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब वो हमेशा कंपनी इनोवेशन में इन्वेस्ट करता है। सेकेंड, उसके पास बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड है। थर्ड, टेक्नोलॉजी में फोकस करता है बहुत ज्यादा, अपने डेटा में, सैस मॉडल्स में बहुत इन्वेस्ट करता है वो। रिसर्च आर&डी में बहुत इन्वेस्ट करता है, और अपने मैन पावर में, जैसे आप मान लो आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? वो है एबिलिटी टू रिटेन पीपल, जो टीसीएस कर पाता है, इसीलिए उनके पास बहुत स्ट्रांग एक पुल है। इन्फोसिस के पास वो है, तो इसीलिए वो लोग अच्छे कंपनीज है। और लास्टली आपको देखना चाहिए री इन्वेस्टमेंट रेट क्या है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो अपने 100 रुपए निवेश करे, एक बिजनेस अपने खोला 100 रुपए निवेश करके, और उसमें से आप 30 रुपए कमाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब 30 रुपीज अपना आरओसी हो गया। तो 30 रुपीज से मान लो 10 रुपए अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, तो 20 रुपए धंधे में फिर से लगना चाहिए। अगर ये चीज बहुत कम है, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि अगर बिजनेस वो री इन्वेस्ट करता ही नहीं अपने धंधे में, तो धंधे बड़ा कैसे करेगा? बड़ा भी तो करना है ना। तो जैसे मान लो ये पिडिलाइट हो गया, पर अगर इसको 20% से रेवेन्यू अगले 10 साल तक ग्रो करना है, तो इसको नया प्लांट खरीदना पड़ेगा, नए ज्योग्राफीज में जाना पड़ेगा, नए 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 एक्वायर करना पड़ेगा कंपनीज को, तभी ना ये कर पाएगा। तो इसीलिए री इन्वेस्टमेंट भी तो होता चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतने कुछ हम लोग देख लिए, बहुत कुछ समझ लिए, थोड़े इसको समराइज में कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप कैसे समझेंगे ये बहुत अच्छा बिजनेस है? आपको सबसे पहले देखना है कि एबल एंड ऑनेस्ट एक मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे देखना है, वो देख लीजिएगा। सेकंड, अगर अच्छा मैनेजमेंट है उसका सेकंड देखना है कि वो अच्छा कैपिटल एलोकेटर भी हो,
सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट है या कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है उससे काम नहीं चलेगा। कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट अगर अच्छे से कैपिटल एलोकेट करता है तभी वो अच्छा चीज है। दूसरा, अगर अच्छा कैपिटल एलोकेशन कर रहा है तो उसके साथ ही बिजनेस मोनोपोली भी होना चाहिए। नेक्स्ट, मोनोपोली के साथ आपको देखना है कि बिजनेस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, सिर्फ मोनोपोली से होने से नहीं होगा। तो चार चीजें, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा कैपिटल एलोकेटर, थर्ड मोनोपोली होना चाहिए, और फोर्थ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। अगर ये चारों चीज हो गया, आपको कैसे पता चलेगा? हाई आरओसी होगा बिजनेस में और हाई रेवेन्यू होगा। अगर हाई आरओसी हाई रेवेन्यू होता है, इसके उससे क्या होगा? बहुत अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा। वो इतना फ्री कैश फ्लो लेके बिजनेस क्या करेगा? री इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बिजनेस में। सारे पैसे शेयर होल्डर को अगर दे देगा तो कैसे ग्रो करेगा? तो आपको देखना है री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एक्सेस फ्री कैश फ्लो, ताकि वो बिजनेस को बड़ा कर पाए। उसके साथ ही बिजनेस ग्रो होने के साथ अगर री इन्वेस्ट करता है तो इसके साथ ही क्या होगा? कंटिन्यूसली फ्री कैश फ्लो बड़ा होते रहेगा, और जिस तरीके से फ्री कैश फ्लो ग्रो करेगा उस हिसाब से आपका शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। तो ये फ्री कैश फ्लो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया कि ये चीजें, एक स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली मैं एक पिन डाउन करूं तो फ्री कैश फ्लो आपको ग्रो करना है। तो फ्री कैश फ्लो ग्रो होने का क्या क्या ड्राइवर्स है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला है कि रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए। रेवेन्यू मतलब आपको ज्यादा सामान बेचना पड़ेगा, वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए कंपनी में। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये कैसे इंप्रूव होगा? मान लो सिस्टम्स प्रोसेसेस काफी स्ट्रॉन्ग कर लिए, डेटा यूज करके आप पहले उनको जितना समय लगता था, जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था, मान लो वो कम कर लिए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस वो ठीक से और मैनेज कर पाए, तभी उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो करेगा। दूसरा, तीसरा चीज, उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल। मान लो वो माल बेचने में उसको पहले 10 दिन लगता था तो अभी वो 2 दिन लगता है, तो इससे इंप्रूव होगा। और लास्ट चीज, एसेट टर्नओवर। मैं मान लो पहले एक एक फैक्ट्री से वो मान लो पहले 1000 गुड्स हर दिन प्रोड्यूस करता है, अभी अगर एक ही फैक्ट्री से अगर 5000 गुड्स प्रोड्यूस कर पाता है, उसका मतलब उसका एसेट टर्नओवर इंक्रीज होगा। तो ये चार चीज फ्री कैश फ्लो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है: रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड एसेट टर्नओवर। ये चारों में से ना सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू ग्रोथ। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो, रेवेन्यू ग्रोथ के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। अगर नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा एग्जिस्टिंग मार्केट में, वो अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे सारे एफएमसीजी कंपनी कुछ महीनों बाद ये वो प्रोडक्ट्स ले मतलब कंटिन्यूअसली वो लोग आएंगे ताकि उनके रेवेन्यूज इंक्रीज हो। सेकंड, क्या करेंगे? ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करेंगे। मान लो नॉर्थ इंडिया में था वो मार्केट मोनोपोली था, तो अभी साउथ इंडिया में जाएंगे। जैसे मान लो अभी कुछ दिन पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो एक वेस्टर्न प्लेयर था, अभी वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में अपना ब्रांचेस ओपन करने का, ताकि उनका ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ आए। तो सेम चीज है। थर्ड है एक्सपोर्ट्स में, जैसे मैरिको पहले इंडिया में मोनोपोली क्रिएट किया हेयर ऑयल में, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ जैसे पहला पॉइंट को अगर हम लोग बोले तो हेयर ऑयल के अलावा भी वो लोग सफोला वाला ब्रांड खोल लिए, बहुत सारे ब्रांड खोला, तो नए प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या किया? एक्सपोर्ट्स, अभी बांग्लादेश में, वियतनाम में और बहुत सारे कंट्रीज में जा रहे हैं, तो दिस इज एक्सपोर्ट्स। और चौथा जो चीज है, इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन। एग्जिस्टिंग मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लाके वो लोग इंक्रीज करेंगे और उसमें मार्जिन ज्यादा लाएंगे। तो ऐसे करके, तो ये जो चारों पॉइंट है, इसको एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में अगर हम लोग बोले तो ये है एंजो मैट्रिक्स। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड प्लीज वॉच इट। तो ये रहा इंटायर कॉन्सेप्ट। आप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब। आगे के वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा कि ये इंटायर थियोरेटिकल मॉडल मैं कैसे यूज करता हूँ और कैसे बिजनेस को ढूंढता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।